बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज पाकिस्तान ने भारत इस खित्ते में जो मकरूह काम कर रहा है, भारतीय चेहरा बेनकाब किया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय मजालिम हैं, जो भारतीय बर्बरियत है और भारत जो जंगी जराइम कर रहा है, इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से एक तफसीली मौक़िफ़ पेश किया गया है। हाई प्रोफाइल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र मोईद यूसुफ और उनके साथ विफाकी वजीर शीरी मज़ारी मौजूद थीं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत मकबूजा कश्मीर में जो कुछ कर रहा है उस हवाले से एक ताज़ा डोजियर दुनिया के सामने पेश किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये जो डोजियर है ये 131 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें ख़वातीन की आबरू रेजी के वाक़यात के हवाले से बात की गई है। इसके साथ साथ कई हज़ारों गुमनाम इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं मकबूजा कश्मीर में और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुस्लिम अक़लियत, वहाँ पर मुसलमानों को अक़लियत बनाया जा रहा है और वहाँ पर बाकी जो गैर मज़ाहिब हैं, हिंदू हैं, उनको वहाँ पर बसाया जा रहा है और ये भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की एक सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ ये बताया गया कि 9 लाख फ़ौजी वहाँ पर भारतीय मौजूद है और वहाँ पर मुबस्सिरीन को भी जाने की इजाज़त नहीं है। डोजियर में यह भी बताया गया कि लोगों को वहां पर फंसाने के लिए उनके घरों में असलहा रखा जाता है। इसके साथ साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि मकबूजा कश्मीर में केमिकल हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र मोईद यूसुफ और शीरी मज़ारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत 5 दाइश के बड़े कैंपों की सरपरस्ती कर रहा है। उसके ज़ेर एहतमाम ये कैंप्स चल रहे हैं और मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। मगरिब को अपना दोहरा मायार तर्क करके अब इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है और मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर सूरत में हल होना चाहिए। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी टाइमिंग की कितनी अहमियत है और इसके बाद दुनिया मकबूजा कश्मीर के हवाले से क्या इकदाम उठाती है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे आज हम अपने इस प्रोग्राम में। और इसके लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सफ़ीर जनाब सईद खालिद। सईद खालिद साहब, आपको गुफ्तगू में खुश आमदेद कहते हैं। सईद खालिद साहब, आपके ख्याल में ये जो आज पाकिस्तान की जानिब से एक डोजियर पेश किया गया है, आपको लगता है कि दुनिया इसका नोटिस लेगी? क्योंकि पाकिस्तान ने तो सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें रखती हैं। जी हाँ, ये ऐसा मौका है कि इसमें हिंदुस्तान का चेहरा दोबारा बेनकाब करने की ज़रूरत है। ठीक। और वो इसलिए कि अफ़गानिस्तान में उनको जो शिकस्त उठाना पड़ी है, क्योंकि उनके जो परवरदा हुकूमत जो थी, जिनके साथ मिलके, जिनकी इंटेलिजेंस के साथ मिलके वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिज़म कर रहे थे, वो हुकूमत चली गई, वो एजेंसी चली गई और उनको बड़ी तकलीफ़ है इससे। और वो ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान को दोबारा फिर टेररिज़म पे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। तो उन्होंने क्या किया पिछले दिनों में, वो ये कह रहे हैं कि जी हम सब जो मुल्क हैं, सब इत्तेहादी जो हैं, हम उनके साथ राब्ते में हैं कि पाकिस्तानी बेस्ड तंजीमें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के रास्ते कश्मीर में एक्शन ना करें। तो एक यानी बना लिया उन्होंने एक नैरेटिव, जाली किस्म का झूठा नैरेटिव बना लिया, लेकिन उसको पुश कर रहे हैं कि भाई ये इसमें ख़तरे की घंटी बज रही है, तो वेस्ट को बता रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टाइमिंग इसका सही है कि हम भारत का जो असल जो एक्शन वो कर रहा है और जिस तरह से टेररिज्म, जिस तरह से दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है और जिस तरह से स्टेट टेररिज्म कश्मीर में कर रहा है, उसको दोबारा से उजागर किया जाए। इसकी टाइमिंग की भी बड़ी अहमियत है आपके ख्याल में जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया अफगानिस्तान के हवाले से फोकस है पाकिस्तान पर। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान ने ये बताया है दुनिया को, ये बड़ा पुरअसर होगा और इसका यकीनन कोई ना कोई असर होगा? जी हाँ, ये ज़रूरी था कि चूँकि हर कोई इस वक्त अफ़गानिस्तान के मसले में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था कि उन्हें सूबाई जो यानी ख़ित्ते की जो सूरत हाल है और उसमें जो हिंदुस्तान के जो मुज़ालिम हैं और ओवरऑल हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है उसको बेनकाब किया जाए। ठीक है, हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज़कियाकार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब। जनरल साहब, आपको भी बहुत खुश आमदेद कहते हैं।
जनरल साहब, आपके ख्याल में ये जो आज हमने डोजियर पेश किया है पूरी दुनिया के सामने, इसकी टाइमिंग की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान पर फोकस किया हुआ है। अफगानिस्तान के हवाले से वहाँ से इवैक्यूएशन हो रही है, पाकिस्तान ने उसमें बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमेशा से, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया, कि मगरिब का दोहरा मयार रहा है। आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है और ये आवाज़ सुनी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आवाज़ तो सुनी भी गई और उससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक को पता है, इतने बेखबर नहीं है मगरबी मुल्क के, उनको पता ना हो वहाँ का। लेकिन ये है कि चूंकि वो एक मुनाफकत है, मुफादात की एक सियासत है इंटरनेशनल, उसमें नेचुरली इन चीज़ों का अमल दखल उसी हद तक होता है जहाँ जिस हद तक ये उनको सूट करें, और फिर खुद उनको जब जी चाहता है। आप दूसरी जंगों में देख लीजिए, वॉर एंड टेरर के नाम पे लाखों इंसान मार दिए जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अफगानिस्तान में कोई शादी की तकरीब है, उस पर जाके बॉम्बिंग कर रहे, लोग मारे गए। कोई उसमें अभी एक फैमिली को मार दिया इन्होंने वहां पे, ये दाइश के चक्कर में, और कहा कि जनाब वो प्लान कर रहे थे, ये वो बेचारे बच्चे छोटे छोटे वो मार दिए। तो इनको तो पूछने वाला कोई नहीं, लिहाजा ये भी जिसको चाहे इल्जाम लगा दें। आप देखिए कि चाइना का किस्सा आ जाएगा, सिंकियांग में ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन भारत के वहां कश्मीर में भारत की करतूत सारी नजर आती है, उस पर जिक्र नहीं होगा। असल चीज ये है कि देखिए, हम दुनिया की सियासत को तो समझते हैं, वो जो है वो होगी, लेकिन देखना ये होता है कि क्या आप होमवर्क अपना पूरा कर रहे हैं, आपको जो कुछ करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, ये बड़ा अहम है। मैं एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं कि हमने पिछले साल नवंबर में एक डोजियर दिया। मैंने अपने पूरी सर्विस कैरियर में इतना अच्छा डोजियर नहीं देखा था जितना अच्छा डोजियर ये पिछले साल नवंबर में दिया गया भारत की दहशतगर्दी का, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में करा रहा था। शवाहिद मौजूद थे, ऑडियो वीडियो टेप्स मौजूद थी, यहां तक कि बैंकों की रसीदें मौजूद थी मनी ट्रांसफर की, कि पैसा कहां से कहां गया। लेकिन ना वो एफएटीएफ में हम ले जा सके, और ना ही उस डोजियर के बाद कुछ पता चला कि उसका क्या हुआ। किसी ने पूछा ही नहीं भारत से। वो फिर भी हमें कहता रहा कि हम टेररिज्म कराते हैं, टेररिस्ट हैं। वो आप देख लीजिए, उनके नैरेटिव में तो कोई तब्दीली नहीं आई। वजह उसकी ये है कि हम एक दफा डोजियर दे के हम एतमाद करते हैं, समझते हैं कि हमने काम कर दिया, अब ये बाकी दुनिया का काम आगे के वो कुछ करे, वो नहीं करते। आप क्यों नहीं ये समझते कि दुनिया की जमीर तो सोए हुए हैं, लेकिन आपने तो मेहनत करनी है। ठीक। आप एक कैंपेन के तौर पे, एक मुहिम के तौर पे क्यों नहीं चलाते इन चीजों को, जब आपके पास शवाहिद भी हैं, सब कुछ है। और मुहिम इस तरह चले। आप एक एग्जांपल सामने रख लें, भारत ने डिसइंफो लैब का वो केस आपके सामने है। उसने डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए जितना बड़ा नेटवर्क एनजीओस का, थिंक टैंक्स का, मीडिया हाउसेस का क्रिएट किया, आप चलिए उससे ऐसा एक सही सच इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए कर लीजिए, चाहे दुनिया तक बात जाए तो सही, रोजाना जाए। वो थिंक टैंक, वो एनजीओ जो है, वो आपको यूनाइटेड नेशन में खड़ी नजर आए, जो रोज हो रही हो वहां पे। हमने ये पिछली हुकूमत जो 5 साल गुजरे, उसमें तो हमने नाम ही नहीं लिया इन चीजों का। ठीक। भारत हमारे मुंह पे वो मलता रखा कि जनाब ये दहशतगर्द है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता था। हम बताते थे हुकूमत को कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इसके, वो उसका नाम ही नहीं लेते थे, वो कहते नहीं जी आप मुजरिम। और अब जब ये हुकूमत बोलती है तो बोलने की हद तक है, आगे कुछ काम नहीं है इसका। तो एक ऑर्गेनाइज किस्म का अफेयर होना चाहिए, एक प्लान आपके पास होनी चाहिए कि आपने ये इंफॉर्मेशन तो हासिल कर ली, अब इसको रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनाना है, आपने जो नताइज अखज़ करने इससे हासिल करने हैं वो कैसे किए जाए। और ये जनरल साहब, आपने डिसइंफो, ईओ डिसइंफो की बात की, ये आज भी बशीरी मज़ारी ने ये कहा है कि 15 साल से ये काम कर रही थी, लेकिन 15 साल से इन्होंने इजाज़त दी हुई थी कि ये प्रोपेगेंडा करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वेबसाइट्स हैं, ये चलती रहें। 15 साल बाद जाके कहीं एक्शन लिया गया है। ये भी एक दोहरा मयार है मगरिब का, क्या समझते हैं? नहीं, वो देखिए, वो तो चीज ये है कि मगरिब तो उसको यही कहेगी कि जो हम तो समझ रहे थे कि ठीक कर रहे हैं, ये दुरुस्त चीज है, ये डिसइंफो नहीं है बल्कि करेक्ट इंफॉर्मेशन है। तभी तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा कि आप टेररिज्म कराते हैं। आप देखिए ना, जब पुलवामा का वाकया हुआ तो किसी ने, भारत ने इल्जाम लगाया, वो थोड़ी देर के बाद ही भारत ने इल्जाम लगा दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको चेक करने की जरूरत है। आपने देखा कि अमेरिका ने, अब रमसफेल्ड ने वहां से बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट।
ठीक। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, यही चीज आपको फ्रांस ने कही। क्यों कही उन्होंने? क्योंकि वो ईमान की हद तक यकीन करते थे कि जो भारत बता रहा है वो दुरुस्त है। आपने क्या कोशिश की है? आपने उसके बाद भी देखें, आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हुई, एक नया नॉर्मल क्रिएट कर दिया भारत में रिटेलिएट करके कि जी वो खुद ही बताएगा कि ये मेरे ऊपर ये हुआ है, धमाका हो गया है या ये टेररिज्म हुआ है। ठीक। उसका खुद ही वो फैसला कर देगा इल्जाम लगा के जी फलाने किया है, फिर उसके बाद खुद ही चढ़ाई कर देगा। सही। तो दुनिया कहेगी कि भारत ने तो ठीक किया, ठीक। आपने उस पर भी कुछ नहीं किया। तो ये चीज है कि आपको हर चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करके रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहिए कि मैंने बनाना ये चाहिए और नतीजा लेना आपको है, मैं आपको कैसे लूंगा, ठीक है, इस आपको आगे नतीजे तक चलना चाहिए। पहुंचने के सही, लिए मुझे खालिद क्या साहब, करना चाहिए। ये फोरम्स की भी बात है, का पैटर्न आपके पास अक़वाम मुत्तहिदा है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, कहाँ कहाँ जाके हमने प्रोएक्टिव एक खारजा पॉलिसी अपनानी है और बात करनी है। सिर्फ ये तो एक डोजियर पेश हो गया, दुनिया के सामने चीज़ें आ गई, लेकिन अब इसे दुनिया के सामने भी रखना है, उन फोरम्स पे जाके बात करनी है। फिर और जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि पिछले 5 साल हम बड़े कमज़ोर रहे इस मामले में, ये भी बहुत बड़ा नुकसान होता है सफारती सतह पर जब आप नहीं बोलते। मैं इतना इस पे यानी डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक। क्योंकि 2 साल पहले जब हिंदुस्तान ने ये एक्शन लिया, ठीक, कि कश्मीर को कॉलोनी बना देना है, जी बिल्कुल, और 370 और वहाँ पे 35A को उन्होंने और रिवोक अपने किया। और लोगों को ला के बसाना है और बड़े एक्शन लेने हैं, तो हिंदुस्तान की जो उनकी कोशिश ये थी कि दुनिया को बावर कराना है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और ये हम चंद थोड़ी देर में इसको हल कर लेंगे। अरबों को ये बताया, वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये बताया, हत्ता कि ट्रंप को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि जी कश्मीर में हालात बड़े कशीदा हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उसने ट्रंप ने कहा, मिस्टर मोदी हैज़ टोल्ड मी दैट द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। दिस शोज़ कि मेंटालिटी क्या थी कि दुनिया को बताएं कि नहीं, आप इसमें ना दखल दें, हम कर लेंगे। 2 साल बाद क्या सिचुएशन है? इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। और दुनिया और वो लोग जो उस वक्त कह रहे थे कि ये अंदरूनी मामला है, वो अब चुप हैं। वो अरब मुल्क चुप हैं, अब नहीं कहते कि ये अंदरूनी मामला है। सही। उस वक्त बड़ा इन्होंने एक प्रोपेगेंडा, यानी मतलब एक बहुत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लगाई, तो लोगों ने कहा कि हाँ जी ये तो इंडिया का, अब कोई नहीं कहता। ये सईद खालिद साहब, आपकी आखिरी जो पोस्टिंग है वो ब्रसल्स में रही, और ब्रसल्स बड़ी अहम जगह है, नेटो का हेडक्वार्टर है, यूरोपियन पार्लियामेंट है। बात भी आपसे प्रोग्राम से पहले हो रही थी, ये जो ब्रेक्सिट हुआ है इससे भी हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा होगा। अब उसको हमने कैसे मैनेज करना है? कुछ लोग थे हमारे वहाँ पे, बरतानिया यहाँ आ गया, बड़ी मजबूत बात होती थी। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें कुछ यानी रीसेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक। क्योंकि कश्मीर में, यूके में जो कश्मीरी है यानी कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है, और उनके मेंबर्स हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में भी, यूके पार्लियामेंट में भी हैं, तो वहाँ से हमें बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट मिलती थी। चौधरी सरवर साहब भी उनके साथ बहुत यानी रखते थे कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि ये खुद वहाँ पे रहे हैं पार्लियामेंट में, तो वो उनके जाने से फ़र्क तो पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि यूरोपियन पार्लियामेंट में कुछ एक्शन हुए हैं और उसके नतीजा क्या हुआ कि मोदी साहब ब्रसल नहीं जा सके। ठीक। इनकी विजिट शेड्यूल थी, डेट्स फिक्स हुई थी, ही कुडंट गो। तो मतलब कोशिशें जारी हैं, हम कोशिशें जारी रखेंगे। बरतानिया ने एक फैसला किया है तो उससे तो हम नहीं, मतलब जाहिर है, लेकिन उसके हम एक अपने लिए अपने जो असरात थे वो हम देखना चाह रहे थे। जनरल साहब आप फरमाइएगा, ये क्या करना होगा? अब OIC भी है, ये रोहिंग्या वाला मामला भी हुआ था, क्या इस तरह के मामलात को हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जा सकते हैं तीसरे मुल्क की मदद से? OIC अगर आगे आए, OIC का किरदार, फिर जो बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक हल नहीं हो पाया। देखिए, जहाँ तक OIC का ताल्लुक है, आपको सईद खालिद साहब बताएंगे कि ये तो एक डिसफंक्शनल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। जो हम सोचा करते थे कि इसका इंटरनेशनल फोरम पे कोई इम्पैक्ट होगा, वो तो अब रहा कोई नहीं। और उसको मजीद बर्बाद करने वाले हमारे सऊदी भाई, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा तब्दीली ले आए हैं कि वो अब मुस्लिम उम्मा जैसे हम कहा करते थे, या मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं, उनकी तरफ उनकी ओरिएंटेशन नहीं रही। तो वो तो प्रॉब्लम मेरा ख्याल है, उसको अब
बहुत ज़्यादा मुख्बिर नहीं कर सकेंगे। आपको याद होगा कि जब ये कश्मीर का 5 अगस्त को उन्होंने स्टेटस तब्दील किया है और 370 को एब्रोगेट किया इन्होंने, इंडिया ने, तो दुबई सबसे पहले उनका सफीर था जिसने खड़े होकर कहा कि जनाब ये आपका इंटरनल मामला है, हम बड़ा आपको मुबारक देते हैं क्योंकि आप कश्मीर में तरक्की हो। तो ये तो इनके तो सर से लेके पांव तक मुनाफकत इनके ऊपर है। लेकिन आप ये देखिए कि मगरबी दुनिया में आज भी ह्यूमन राइट्स जो हैं इनके ऊपर लोग सेंसिटिव हैं। हमने पब्लिक ओपिनियन को अपील करना था, जिसमें हमारे ये कश्मीरी भाई जो बाहर हैं वो कुछ न कुछ मावनत करते रहे हैं, लेकिन उनमें भी भारत ने उनमें भी डिफरेंसेस पैदा करके उनको तकसीम किया है, जिसमें कि अमेरिका में मुझे पता है कि कश्मीरी डायस्पोरा जो है वो 2-3 हिस्सों में बट गया, लॉयल्टीज बदल दी, या उनको ये बदकिस्मती है, उनको इकट्ठा करने का काम हमारे वहां पे लोगों को चाहिए। और लोग यही, हम गवर्नमेंट डिप्यूट करे, किसी को जिम्मेदारी दे कि इनको इकट्ठा रखें और उसके लिए काम होता रहे। लेकिन ये कि पब्लिक ओपिनियन, ये बड़ा जरूरी था कि हम इसको मोबिलाइज करते। उसके लिए खवातीन के डेलीगेशन जाते। आप देखें कोनान और पौशपुरा का जो वाकया है, वो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे वहां पे ये बेहुरमती हुई, लेकिन वो आम दुनिया को पता ही नहीं है उसका। किसी के सामने हम नाम लेते हैं मगरबी दुनिया में तो वो हैरान हो जाते कि अच्छा ये क्या चीज। तो बहुत सारे वाकयात, ये खवातीन जा सकती थी वहां पे डेलीगेशन जाके, तो उनकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वहां पे अवेयरनेस के क्रिएट करने की कोशिश कर सकती हैं। इसके अलावा थिंक टैंक्स जो है वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स, आपको पता है 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक जिसमें और इन रिपोर्टों में उन्होंने बार बार कहा है कि भारत वहां पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज को इजाजत दे जाने की, जो भारत नहीं देता है, जिससे जाहिर है कि ये छुपाना चाहते हैं। तो ये रिपोर्ट्स भी हमारे पास नहीं, भारत का स्टांस आपके पास है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, कश्मीरी डायस्पोरा बाहर है, तो हमें थिंक टैंक्स के पास भी ये रिपोर्ट्स लेके जाना चाहिए था। उनको बेशक हम थोड़ा फंडिंग देते, लेकिन उनसे लिखवाना इंटरनेशनल मीडिया में, उनसे इंटरनेशनल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातचीत करवाना, कई चीजें हैं जो आप अवेयरनेस के लिए करते। तो पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है, वो फिर अपनी हुकूमतों के ऊपर उनका प्रेशर आता है, जिससे वहां पे पॉलिसी में कोई तब्दीली आ सकती है। वरना हम बाहर से बैठ के कोशिश करें तो हमारा ना इमेज वैसा है, ना हमारा क्लाउड इतना है कि हम किसी बड़े मुल्क की पॉलिसी तब्दील करा सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि होना यही चाहिए कि एक मल्टीफेरियस किस्म की कैंपेन तरतीब दी जाए, जिसमें कि आप मीडिया का भी इस्तेमाल भी करें, थिंक टैंक्स का भी इस्तेमाल करें, उसके अलावा डेलीगेशन, विजिट्स वगैरह, ये वो कई चीजें करके तो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करें, तो ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं इस पे लाजमन आपको रिस्पांस मिल जाएगी। और शायद किसी चीज पे, जैसे कश्मीर डिस्प्यूट के रिजल्ट हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो उसमें क्या जी इंडिया हक पे है या हम सच पे हैं, ये तो शायद दुनिया इसमें ना आए। लेकिन ह्यूमन राइट्स वाला मसला जो है वो आप बिल्कुल वो दुनिया में ले जा सकते थे। ठीक है, उसको हमने एम्फेटिकली नहीं हैंडल किया। ठीक है। ये सईद खालिद साहब, लॉबिंग लॉबिंग करना ये एक बड़ा जेन्युइन इशू है। यानी आप लॉबिंग उस चीज़ के लिए कर रहे हैं जो कि इंसानी हुकूक की बात हो रही है, जिस जानिब जनरल साहब ने इशारा किया है। लॉबिंग करना, थिंक टैंक्स से रब्ता करना, फिर जैसे अब भी हम बात कर रहे थे कि इस वक्त भी अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस जारी है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की, और उसमें इंडिया के कुछ लोग भी हैं, मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग हैं, और डिस्कस यही हो रहा था कि उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। तो हमें अपना क्लाउड बढ़ाना होगा ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके। फिर जो बाइडन इंतजामिया के अंदर भी बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं, उनकी टीम में मौजूद हैं, किया जा सकता है अगर काम किया। ये कॉन्फ्रेंस 10 को शुरू हुई थी, 10 सितंबर को। आज इसका आखिरी दिन है। ठीक। और इससे यानी हिंदुस्तान को इतनी तकलीफ पहुंची है कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कई हज़ार ईमेल भेजे हिंदुस्तान से कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हें आइंदा हिंदुस्तान में नहीं दाखिल होने देंगे, तुम्हारे पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, तुम्हारी फैमिलीज़ को हम बेटों की तस्वीरें लगाई हैं कि हम मार देंगे उनको। तो ये एक यानी मैं कहता हूँ कि यानी ज़बरदस्त इत्तेफाक है कि हिंदुस्तान जो कि दुनिया को बावर कराना चाहता था कि ये अंदरूनी मामला है, वो हिंदुत्व पे पकड़ा गया अब। ठीक। तो हिंदुत्व और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है
वो फिर लिंक हो जाता है ठीक। कि जो पार्टी जिसकी ये आइडियोलॉजी है, ये फ़िलॉसफी है, फैशिज़म में बिलीव करती है, तो उससे कश्मीर में क्या तवक्को की जा सकती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, मेरा ख्याल प्लस पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। जनरल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी आ रहा है जनरल असम्बली का, और बड़ा अहम मौका होगा कि पाकिस्तान एक बार फिर इस इशू को एक भरपूर तरीके से उठाए। आपकी तवक्कुआत क्या हैं कि किस अंदाज में उठाया जा सकता है? क्योंकि अब जैसे कि हम अर्ज़ कर रहे थे कि हिंदुत्वा कॉन्फ्रेंस है, आज उसका आखिरी दिन है, और उसमें भी यानी पूरी दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है कि भारत जो कर रहा है वो एक फैशिस्ट नज़रिया है और वो फैशिज़म ही कर रहा है। देखिए, ये आज भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें भी मोहतरमा शीरीन मज़ारी ने बात की और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आइडियोलॉजी जो है वो नाजिज्म से इसकी मुताबिकत है, वो बिल्कुल वही चीज़ है। तो क्या आप नाजीज को इजाज़त देंगे कि वो आके तो इस तरह अपना रूल ऑफ लॉ बना लें और दुनिया चलानी शुरू करें, या कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो नाजीज बैठ के वो कर रहे हैं अपने किसी और मगरबी दुनिया की किसी जगह। तो लाजिमी बात है कि वो नहीं होगा, वो नहीं कभी भी करेंगे। कोई इसकी नाजीज़म तो उनके ख्याल में वो ऐसी चीज है कि उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम। लेकिन आइडेंटिकल चीज जिसका नाम हिंदुत्व है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट कोई मगरबी दुनिया में तो पड़ ही नहीं रहा। वो सारा इफेक्ट जो है वो या पाकिस्तान पे पड़ रहा है या इंडिया के हमसाया ममालिक हैं कुछ उन पे आएगा। तो वही बात आ जाती है कि जहां आपका दोहरा मयार हो, जहां इंसाफ की बजाय एक अपने मुफादात का किस्सा हो और आप उसी की रोशनी में फैसले करें, तो मगरबी दुनिया तो यही कुछ कर रही है कि आज उनको आप देखें ना, बड़ी सीधी सी बात आपके सामने, S-400 मिसाइल का आपने देखा, रशिया से भारत ने भी खरीदा है, टर्की ने भी खरीदा है। टर्की के ऊपर लग गई है, ये सैंक्शंस लग गई हैं, और भारत को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसका जिक्र ही नहीं करते ये अमेरिका। तो मतलब इससे बड़ी और मुनाफकत दोहरा म्यार और क्या हो सकता है। तो उनसे फौरी तौर पे तवक्को करना कि ये कुछ ऐसा करेंगे वो तो नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया ने जो करना है वो तो वो करेंगे, लेकिन आपको अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, ताकि ये ख्वाहिश न रहे या ये कहीं रंज और अफसोस न रहे कि हम ये कुछ कर सकते थे और नहीं किया, शायद ये कर लेते तो इसका नतीजा हमें कुछ बेहतर मिल जाता। तो ये है। और मैं ये समझूंगा कि जो यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर तकरीर करेंगे उसमें जो आज का डोजियर है और इसके हवाले से जो कुछ बातें हुई हैं वो भी वो उठाएंगे, और ये जो भारत मुतालम वहां पे कर रहा है और जितना यहाँ दुनिया तक पहुंची तो होगी बात कि केमिकल वेपन तक इस्तेमाल हुए हैं, ये बड़ा अलार्मिंग है। इसका वहां बरमला जिक्र करना चाहिए। और अगर उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करने की जरूरत पड़े तो हमारे वहां पे वो मुनीर साहब हैं, उनको चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो उसकी तकरीर को तकसीम भी करें, बताएं लोगों को। मकसद ये है कि कोई भी पहलू ऐसा जो हमारे सामने ऐसा है जो दुनिया की इमेजिनेशन को या दुनिया की सोच को पकड़ सकता है, उस पर मेहनत करनी चाहिए ताकि उससे रिएक्शन हमें मिल सके, उससे कोई सपोर्ट मिल सके। हम मौसर अंदाज में बात कर सकते हैं इस जी बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीर पे कई दफ़ा स्टेटमेंट बिल्कुल और जनरल असेंबली के जो सदर थे तुर्क डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट, अब वो असेंबली वगैरह में भी हैं, वो यहाँ खुद तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट दी कश्मीर में यहाँ आके भी। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि सपोर्ट नहीं है, और अभी सेशन आएगा तो मज़ीद मौके मिलेंगे कि उसको एक दफ़ा से फिर रीलॉन्च किया जाए विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट। ठीक है, जो आज इशू हुई है, ये भी टाइमिंग इसका ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे। और ये सईद खालिद साहब की ये बात बिल्कुल बजा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अब से कुछ अर्सा कबल ये कहा था कि मकबूजा कश्मीर के मसले का हल जो है वो ऐन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही होना चाहिए। ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी थी। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।
प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एक अजीम सहाफ़ी, सहाफ़त में एक बड़ा नाम मोहतरम जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई मरहूम के हवाले से। इख्तिताम हफ़्ता रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई हमें छोड़ गए। पाकिस्तान की सहाफ़त में वो एक बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दियानत के साथ अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था और बहुत सख्त औक़ात में भी उन्होंने सहाफ़त की थी। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई का नाम अफ़गानिस्तान के उमूर के हवाले से और क़बाइली उमूर के हवाले से एक मुस्तनद नाम था। उनकी हर ख़बर इंतहाई मुस्तनद गर्दानी जाती थी और उनका हर तज्ज़िया इस हवाले से मोतबर माना जाता था। यकीनी तौर पर उन्होंने सख्त औक़ात में रिपोर्टिंग की। वो तालिबान की जब पहली हुकूमत अफ़गानिस्तान में बनी तो उस दौरान भी वो रिपोर्टिंग करते रहे और बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें अफ़गानिस्तान से वो ब्रेक करते रहे। मुल्की हालात पर और बैनुल अक़वामी हालात पर भी जो तज्ज़िया वो देते थे हमेशा उसे पूरी दुनिया में मोतबर तज्ज़िया समझा जाता था और उनके तज्ज़िये को और उनकी बात को बहुत वज़न दिया जाता था। सैकड़ों की तादाद में उनके शागिर्द हैं। मैं ख़ुद उनका शागिर्द रहा हूँ, बराह रास्त उनका शागिर्द रहा हूँ और सहाफ़त में आना, मेरा सहाफ़त में आना जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई मरहूम ही की मरहून मिन्नत है। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई के हवाले से बात हम अपने प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन वज़ीर इत्तलात व नशरियात फ़वाद चौधरी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जो अहम हुकाम हैं उन्होंने रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई की वफ़ात पर अफ़सोस का इज़हार किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर ओन साही अपने कुछ कुलीग्स के साथ उनकी कब्र पर हाज़िर हुए और वहाँ पर वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फ़वाद चौधरी की जानिब से वहाँ पर फूल चढ़ाए गए। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई सहाफ़त की दुनिया में इनकी कमी हमेशा से महसूस की जाएगी और जो एक खिला वो छोड़ गए हैं वो खिला शायद ही पुर हो सके। बावजूद इसके कि वो सहाफ़त के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम था और उनका बहुत आला मकाम था, लेकिन वो इज़्ज़ो इनकिसार का मंबा थे। जब भी उनसे रब्ता किया जाता था, उन्हें फ़ोन किया जाता था, वो ख़ुद फ़ोन अटेंड करते थे। जब वो फ़ोन नहीं अटेंड कर पाते तो वो ख़ुद थोड़ी देर बाद कॉल बैक किया करते थे और हमेशा से वो हर सहाफ़ी के लिए, हर फोरम के लिए अपने तज्ज़िये के हवाले से जब भी उनसे दरख्वास्त की जाती थी वो मौजूद होते थे और अपने आप को वो अवेलेबल किया करते थे। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई की सहाफ़त, उनकी शख्सियत के हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जनाब हारून रशीद। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हारून साहब, आप फरमाइए, आपका भी वक्त गुजरा रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब के साथ, आप उनकी शख्सियत और उनके प्रोफेशन के हवाले से आपके क्या जज्बात हैं? जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक अजीम, जैसे कि आपने कहा, सहाफ़ी और शख्सियत के लिए ये मौका देने के लिए। आई थिंक मैं भी उनके साथ उनकी शागिर्दी की, कोई 4 साल उनके साथ द न्यूज़ में ब्यूरो में साथ काम किया और जो मैंने देखा एक हैसियत इंसान के एक एक बहुत ही नफीस शख्सियत। कभी मैंने उनकी आवाज़ ऊंची होते नहीं दफ्तर में सुनी। हमेशा काफ़ी नरम तरीके से चीज़ें समझाते थे, बात समझाते थे। और उसके अलावा प्रोफेशनली अगर आप बात करें तो मैंने आज तक 30 साल 32 साल हो गए मेरे भी सहाफ़त में, ज़िंदगी में इस तरह का आदमी मैंने नहीं देखा जो इतना कमिटेड हो अपने प्रोफेशन के साथ। हम अखबार में थे तो आराम से जब मूड होता था दोपहर तक ऑफिस आया करते थे, लेकिन वो सुबह 8-9 बजे से बैठ जाया करते थे और रात गए तक जब हम ऑफिस अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जाते थे उस वक्त भी वो काम पर अपने बैठे रहते थे। तो उनकी कमिटमेंट थी, उनका अपना एक तरीक़ा-ए-कार था काम करने का। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ख़बर बैकफ़ायर हुई हो या जिसकी तरदीद हुई हो। एक बड़े ठोस किस्म के सहाफ़त करने वाली शख्सियत और फिर उससे बढ़कर ये कि बैलेंस्ड शख्सियत। मतलब उनकी बात जो थी वो हमेशा मुतवाज़न रहती थी। वो साइड नहीं लेते थे किसी एक हलके की, ग्रुप की या जिसकी वो रिपोर्टिंग कर रहे हों। हमेशा बैलेंस रहे हैं, जिसकी वजह से कभी किसी को उन पर उंगली उठाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई। नहीं आया, ठीक है। और मैं हमें हमें समझता हूँ हारून कि साहब, हमें इस गुफ्तगू में
सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब सलीम साफ़ी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। सलीम साहब, इब्तिदा में आपका दफ्तर, उनका दफ्तर बड़ा करीब रहा। हमारी कई मुलाकातें आपसे भी होती थी, रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब से भी होती थी, फिर आपने उनके साथ भी काम किया हुआ है। उनकी सहाफ़त, उनकी शख्सियत के हवाले से आप फरमाइएगा, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जाहिर है कि सहाफत दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे तो वो ये थे कि वो एक बाकमाल इंसान थे और इंसानियत से और अपनी धरती से और मिट्टी से मुजाहरा मोहब्बत करने वाले इंसान थे। और उस रोज उनका जनाजा भी उनका मजहर था और आज कुल था उनका, तो मैं वहाँ पे मौजूद था और मैंने देखा कि जिस तरीके से उस पूरे इलाके के पसमानदा इलाका है, मेरी खुद भी पैदाइश वहाँ की है, तो मैंने देखा कि जिस तरह अक्रॉस द बोर्ड, वो अमीर हो, गरीब हो, वो एक जमात का हो, दूसरी जमात का हो, वो सब लोग इस तरह महसूस कर रहे थे कि जैसे अरशद यूसुफज़ई और नजीबुल्लाह की तरह वो सब भी यतीम हो गए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वो एक अच्छे और दर्द दिल रखने वाले और मिलनसार और तकब्बुर और गुरूर और इन चीज़ों से बिल्कुल पाक इंसान थे। हालांकि अल्लाह ने उनको जितनी आलमी शोहरत दी थी, और सिर्फ शोहरत भी नहीं बल्कि इज्जत वाली शोहरत, क्रेडिबिलिटी वाली शोहरत, तो उसके बाद उनको गुरूर जचता भी था। या जिस तरीके से वो जिंदगी में एक कामयाब इंसान ठहरे थे, सेल्फ मेड इंसान थे, न उनके खानदान में कोई सहाफ़ी था, ना कोई सिफारिश थी, तो अगर वो गुरूर करना चाहते तो उनको जचता भी था। लेकिन हारून साहब और ये सब लोग जानते हैं कि उसके बरक्स वो फ़ख्र के और इज्ज़त के और इंकिसार की एक अलामत थे और एक नमूना थे। और फिर जाहिर बात है, बतौर सहाफ़ी तो जितनी उन्होंने मेहनत की, जितने उन्होंने रिस्क लिए, जितना उनके ताल्लुकात थे, जितना उनका मुतालिया ताल्लुकात का और मुताले और मुशाहिदे का दायरा वसी था, तो उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वैसे तो हम सब लोगों ने उनको सिर्फ अफगानिस्तान तक और इस तक खास कर दिया था। बिल्कुल, हालांकि वो एक ऑलराउंडर थे। बिल्कुल। मसलन उनको क्रिकेट से भी दिलचस्पी थी और वो क्रिकेट के मामलात पे भी उबूर रखते थे। उनको बलूचिस्तान के मामलात पे भी उबूर था। वो गिलगित बल्तिस्तान और इन एरियाज के बारे में भी लिखते भी थे और उनको खासा उबूर भी था, और पाकिस्तान की सियासत पे भी था और बाकी आलमी सियासत पे भी उनकी गहरी नजर होती थी। तो बहरहाल वो एक बाकमाल इंसान थे और बाकमाल सहाफ़ी थे, और उन जैसा ना पहले कोई पैदा हुआ था हमारी सफ़ों में और ना आगे आइंदा आने वाले दिनों में कोई पैदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी, हमसे बात कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हारून साहब, एक अखबार में काम किया करते थे, आप लोगों ने भी अखबार में काम किया, लेकिन फिर पाकिस्तान में एक चेंज आया, टेलीविज़न आया। उस टेलीविज़न को भी रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब ने अडॉप्ट किया, और जब भी वो हमेशा टेलीविज़न पे बैठ के तज्जिया करते थे, बड़ा दो टोक होता था, बड़ा एक कॉम्प्रहेंसिव किस्म का तज्जिया होता था। वो कोई फालतू बात नहीं किया करते थे और टॉपिक के साथ एक रेलेवेंसी होती थी, ऑब्जेक्टिविटी होती थी। तो उन्होंने उसको भी उसी तरह से अडॉप्ट किया जैसे अखबार। जी बिल्कुल, मैं इसी बात की तरफ लाना चाह रहा था उस वक्त आपको कि रहीमुल्लाह जो हैं वो शख्सियत थे, प्रिंट से शुरू हुए और रेडियो भी उनके साथ रहा। तो प्रिंट और रेडियो की हद तक तो उन्होंने अपना सिक्का मनवाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर। वो बैनुल-अक़वामी नशियाती इदारों के लिए काम करते थे। एक ज़ुबान में नहीं, 3-3, 4-4 ज़ुबानों में काम करते थे। हिंदी, उर्दू, पश्तो, इंग्लिश, सब जो ज़ुबानें थीं उनके लिए वो हर वक्त दस्तयाब होते थे। सबसे उनकी बड़ी बात यही थी, जब मैं बीबीसी में था, तो सुबह की रेडियो नशियात के लिए हमें लाइव लोग बड़ी मुश्किल से मिलते थे। लेकिन रहीमुल्लाह साहब की, चूँकि वो 5 वक्त नमाज़ गुज़ार भी थे, तो सुबह नमाज के वक्त भी वो मिल जाया करते थे। तो रेडियो और प्रिंट अखबार की हद तक तो वो थे ही एक अजीम शख्सियत। और मैंने एक पीस उनके बारे में लिखा भी कि वो, उनको अपनी बायलाइन से शायद बड़ी मोहब्बत थी।
रोजाना उनकी द न्यूज में एक दो स्टोरियां अगर ना छपे, आर्टिकल ना छपे, तो मुझे लगता था कि जैसे उन्होंने उस दिन वो समझते होंगे कोई काम ही नहीं किया। ठीक। जहां तक टीवी की बात है, टीवी आया, फिर उस पर भी जैसे आपने कहा एनालिसिस की हद तक, और एक एज एन रिपोर्टर वो उस पर भी छाए रहे, अपने बैलेंस्ड जो ओपिनियन थी उस पर भी देते रहे। लेकिन मेरा ख्याल में वो सोशल मीडिया की एज तक नहीं पहुंच पाए थे। कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अकाउंट्स दुरुस्त, बनाए, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन मेरे जैसे उम्र रसीदा लोगों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर भी आने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, ठीक है। हमें इस वक्त रहीमुल्लाह यूसुफजई के भांजे जनाब मुश्ताक यूसुफजई भी ज्वाइन कर रहे हैं। मुश्ताक यूसुफजई का ताल्लुक़ भी द न्यूज़ से है, वो ख़ुद भी एक बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं। मुश्ताक, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। मुश्ताक, हम रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की शख्सियत और सहाफ़त के हवाले से बात कर रहे हैं। आप बताइए, घर में वो कैसे होते थे, आपको गाइड कैसे करते थे? हम जैसे जो शागिर्द हैं, हारून रशीद साहब, मैं, हम जैसे सैकड़ों लोग, हमें तो ये मालूम है कि बड़ी मोहब्बत से हमसे पेश आते थे। घर में उनका रवैया आपके साथ कैसे होता था, एज ए मामू, एज ए एक बुज़ुर्ग, और फिर ज़ाहिर है एक उस्ताद की हैसियत से भी सहाफ़त के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। वो तो यकीनन मेरे मामू थे, और हमने बचपन ही उनकी घर में गुजारा था, और बहुत ही शफीक इंसान थे। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया जर्नलिज्म, तो असल में इस फील्ड में उन्हीं की वजह से आया था। और मैं स्कूल में था कि रहमुल्लाह साहब गाँव में लोगों की खिदमत करते थे, मरीजों की, बेवाओं की। यानी ऐसा कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने खिदमत ना की। तो फिर लोग उनको दवाई देते थे। और लोगों के लिए पेशावर में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट बैठ हो जाते हैं, तो उनके लिए टिकट अरेंज करना, उनको स्टे प्रोवाइड करना। यानी गांव के जितने भी लोग थे पेशावर में, तो उनके मेहमान हो जाते थे। तो ये मैं बड़ा इंस्पायर हो गया। और क्योंकि लोग दवाई देते, तो मैंने फैसला किया था स्कूल में कि मैं साथी करूँगा। ABBC में थे, तो फिर मैं उन्हीं की वजह से आया पेशे में, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप आ जाए। तो बिल्कुल निहायत ही नरम दिल और शफीक इंसान थे। कभी उन्होंने फर्क नहीं किया अपनों में, परायों में, और खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। ये मेरे ख्याल में वाइस आती थे कि उन्होंने अपने हाथ से, कलम से स्टोरीज लिखी, आर्टिकल लिखे। फिर टाइपराइटर जब आ गया, उस पर उन्होंने काम किया, बेतहाशा काम किया। फिर कंप्यूटर जब आया, तो उस पर उन्होंने काम किया। तो ये 20 साल मैंने उनके साथ काम किया था, उनके शागिर्द था। मैंने उनको बहुत करीब से देखा था। और मैं क्योंकि बहुत यंग था, लेकिन स्टिमना उनकी थी, तो मैं हैरान हो जाता था कि हेल्थ कम्प्लिकेशन भी है, फॉरेन मीडिया के साथ भी थे, मेहमान भी बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन थकावट बिल्कुल उनकी किताब में नहीं थी। और thoroughly प्रोफेशनल थे। जब भी हम मिलते थे तो काम की बात करते थे, बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करते थे। ठीक। हारून रशीद साहब, आपके पास आएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि आप सहाफ़त भी करें, आपसे कोई नाराज़ भी ना हो? ये शायद मुतवाज़िन सहाफ़त की वजह से ही यही हुआ। और फिर वही सवाल जो मैं मुश्ताक से करना चाह रहा था कि शायद एक बहुत एक छोटे से गांव से उन्होंने आगाज़ किया, एक छोटी सी जगह से आगाज़ किया, और फिर एक आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी बने। ये सारे स्टेजेस उन्होंने देखे थे। इसकी वजह से भी जो इनकिसारी में उनमें मौजूद थी, उनकी शख्सियत में मौजूद थी। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल में जैसे आपने दुरुस्त कहा, कॉपी एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग से उन्होंने आगाज़ किया था द सन अखबार कराची में अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का। तो वो हर स्टेज देख कर गए थे। और ये चीज़ मैंने देखी है कि जो शख्स ज़िंदगी के मतलब मेहनत के साथ और हर स्टेज को गुजार कर किसी रुतबे पर, किसी मकाम पर पहुँचे, तो वो आजिज़ और इनकिसार होता है। लेकिन जिस शख्स को रातों रात शोहरत मिल जाती है, वो उसमें ज़रा सा घुमंड आ जाता है, थोड़ा गर्दन में सरिया आ जाता है। लेकिन उनमें ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं पाई। चाहे कोई नया सहाफ़ी हो, चाहे पुराना सहाफ़ी हो, चाहे कोई भी साइल हो, उनके पास अपने इलाके के लोग बहुत आते थे, मसाइल लेकर आते थे। वो अपने इलाके की खिदमत में आगे आगे थे। एक ज़माने में मैंने देखा था, पता नहीं, मैं उस दिन उनके जनाजे में गया, तो वो मुझे बोर्ड नज़र नहीं आया, शायद वो दूसरी साइड पे था गांव की। लेकिन उनके नाम पे इतनी मोहब्बत थी कि गांव के लोगों ने
शाहराए रहीमुल्लाह रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, हाँ जी बिल्कुल, वो बोर्ड मौजूद बिल्कुल था, मैंने भी देखा था, बिल्कुल जनाजे के दिन मैंने जी, देखा था, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो उनकी मोहब्बत और अपने इलाके की खिदमत का वो था। तो मतलब हम जहत शख्सियत थे। हर चीज़ में कोई भी उनके पास आता था, खाली हाथ नहीं जाता था, चाहे वो नौकरी के लिए आए, चाहे हम्म, वो खबर के लिए आए, चाहे वो इलाके की किसी मसले मसाइल के लिए आए। तो वो और हम हैरान होते थे कि वो इतना वक़्त निकालते कैसे थे? दिन में सिर्फ़ 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो मुलाकातें भी करते थे, सीनियर अफ़सरान से भी, वज़रा से भी ठीक, उनकी मुलाकातें होती थीं, तफ़सील सही, से उनसे गुफ्तगू होती थी। फिर उनका उनसे अगर आप फिर बाद में बैठ के बात करते थे, तो वो सारा पस मंज़र उनका बताते थे कि जी बिल्कुल, फ़लाँ बिल्कुल। शख़्स हारून फ़लाँ का रशीद बेटा साहब था, फ़लाँ का दादा घंटों था। अगर बात की जाए रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की सहाफ़त और शख्सियत पर, तो ये वक्त भी कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुश्ताक यूसुफजई, आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर ये मेरे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं ख़ुद रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब का बराह रास्त शागिर्द रहा। टेलीविज़न की जर्नलिज़म में वो मुझे लाए, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो जब भी मैं उनसे बात करता था या उनसे रहनुमाई लेता था, तो वो हमेशा से मुझे कहा करते थे कि अपने प्रोफेशन के साथ, अपने पेशे के साथ ईमानदारी के साथ काम करें, कमिटमेंट के साथ काम करें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।